Okay, so let's get started with electrostatics. Now, when we talk about electrostatics, let's just break down the word for you. Electro means electricity. Okay, and electro comes from the word electricity, and static means something which is stationary, something which is not moving, so something at rest. So electricity at rest, to be more precise with you, it's the charges which are at rest. So electrostatics में basically we deal with, study about the charges which are at rest. But फिर current electricity में जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि जब charges move करने लगते हैं, that is what we study under current electricity. अभी electrostatics में we deal with charges at rest. So जब charges rest पे होते हैं, that portion we study under electrostatics. And when these charges start moving or start flowing, to be more precise, that is what we study under current electricity. Now, electric charges, according to Benjamin Franklin, have been categorized into two categories. There are two types of electric charges. We have positive charge and we have negative charge. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्क और ग्लास की. किसकी? सिल्क और ग्लास की. तो जब हम सिल्क और ग्लास की रबिंग कराते हैं, so before I actually tell you that, I'm sure all of you must have a fair understanding of what ionization enthalpy is. So it's nothing but it's the amount of energy which is required to remove an electron from an isolated gaseous atom, right? From an isolated gaseous atom, right? तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, आपको एनर्जी सप्लाई करनी है. आप देखो, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपने उसे थोड़ी ही एनर्जी दी एंड द इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी रिमूव. ठीक है, तो ऐसे ही जब हम सिल्क और ग्लास की रबिंग कराते हैं, तो ग्लास की अगर मैं बात, तब दोनों की रबिंग कराते हैं, तो ग्लास की बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली लो होती है इफ़ यू कंपेयर इट टू सिल्क, विच इज़ वाई ग्लास जो होता है ईजिली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है जब आप इनको रब करते हैं, विच इज़ लाइक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं इसको. जब आप इन्हें रब कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स से, जब आपने फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, उससे जो एनर्जी आई, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उसकी मदद से. तो ग्लास की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन easily emit हो जाता है. ठीक है, so glass loses electron and thereby acquiring a positive charge, whereas silk acquires this electron and thereby acquiring a negative charge. So you better remember these examples because these are of extreme importance. This might be a potential question कि जब हम सिल्क और ग्लास की रबिंग कराते हैं तो किस पे क्या चार्ज आता है. तो जस्ट रिमेंबर कि सिल्क acquires a negative charge whereas glass acquires a positive charge. In the same way हम प्लास्टिक और वुल की रबिंग कराते हैं. ठीक है, फिर हम प्लास्टिक और वुल की रबिंग कराते हैं. किसकी? प्लास्टिक और वुल की रबिंग कराते हैं. जब हम प्लास्टिक और वुल की रबिंग कराते हैं तो जस्ट रिमेंबर, ये प्लास्टिक, ये वुल, जब हमने इनकी रबिंग कराई तो वुल, बिकॉज वुल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है, विच इज़ वाई. ठीक है, वुल जब हम रबिंग कराते हैं विच इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो जो वुल होता है उसमें उसकी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना रिलेटिवली ईजी होता है. सो विच इज़ वाई वुल ईजिली लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड देयरबाय एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक गेन कर लेता है एंड देयरबाय एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज. तो जब हम प्लास्टिक और वुल की रबिंग कराते हैं तो वुल इज द वन दैट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, वेयर इज प्लास्टिक ऑन द अदर हैंड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज ट्रांसफर. ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चार्ज के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से जाएंगे तो दैट बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. जैसे कि सिल्क और ग्लास में ग्लास एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक और वुल में वुल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी बॉडी से तो दैट बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे किसी बॉडी के द्वारा, that body is bound to acquire a negative charge. Now अब ये positive charge और negative charge, this property which differentiates the two types of charges is called the polarity. ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के polarity. So this property which actually differentiates between the two types of charges is referred to as polarity. ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो बट देखो इन रियलिटी, और या फिर हम जनरली बात करें तो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो होती है, यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ इन जनरल मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी कम अक्रॉस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट. जैसे हम ही ले लो, हम अपना अगर एग्जांपल लें तो वे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज़, राइट. हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे में है इट डज़ नॉट मीन दैट वी डू नॉट हैव एनी चार्जेस. नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हेन आई से लाइक एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डज नॉट मीन दैट एटम्स डू नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज और दे डू नॉट हैव नेगेटिव चार्ज, बट इट मीन्स दैट द चार्जेस आर बैलेंस्ड, विच मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, सो बेसिकली a substance that is electrically neutral does not mean the absence of charges, but instead it means that the charges are balanced, which means the total number of positive charges is being balanced by the total number of negative charges. ठीक है, तो जैसे तो मतलब जो नेट चार्ज होता है ना वो जीरो होता है. द नेट चार्ज इज जीरो, चार्जेस आर नॉट जीरो, चार्जेस आर वेरी मच प्रेजेंट बट द चार्जेस आर बैलेंस्ड, व्हिच मेक्स द नेट चार्ज जीरो एंड thereby making the substance न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जैसे कि हम इसी में एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास मान लो इस पर एक +2 कूलम का चार्ज है और एक -2 कूलम का चार्ज है. तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, दैट डज नॉट मीन, ठीक है, तो ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया. इसका मतलब ये थोड़ी कि इसमें चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज था बट चार्जेस बैलेंस हो जाते हैं. That is clear. Okay, then we study about the gold leaf electroscope. It's nothing but it's like a simple apparatus to detect charge in a body. ठीक है, अब gold apparatus में क्या होता है,
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है। अब देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सी जैसे मेटल नॉब, इफ़ यू कैन क्लियरली सी हियर, एक मेटल नॉब होती है, ठीक है, और मेटल नॉब से कनेक्टेड होती है एक वर्टिकल मेटल रॉड, एक मेटल नॉब होती है, एक मेटल नॉब से कनेक्टेड होती है एक वर्टिकल मेटल रॉड, ठीक है। और वर्टिकल मेटल रॉड के एज पे लगे होते हैं 2 गोल्ड लीव्स, दीज आर द 2 गोल्ड लीव्स। 1 सेकेंड, इसको मैं ऐसे गोल्ड कलर से ही बनाती हूँ। 1 सेकेंड, लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट, ठीक है। ये देखो द वन दैट यू कैन सी हियर, आई एम श्योर, ठीक है। ये देखो ये जो है ना, दीज आर द 2 गोल्ड लीव्स, ठीक है। तो हमारे पास एक मेटल नॉब है, हमारे वी हैव अ मेटल नॉब हियर, ठीक है। उसके बाद दैट इज कनेक्टेड टू अ वर्टिकल मेटल रॉड, और जिसके एंड में क्या है, वी हैव 2 गोल्ड लीव्स। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अब एक्जैक्टली देखो क्या होता है, अब क्या करते हैं ना, अब हम सबको पता है मेटल द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स मतलब दे अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। तो मान लो अगर मैं, तो बेसिकली ये जो अपैरेटस है ना, इट एक्चुअली डज नॉट हेल्प इन मेजरिंग द चार्ज बट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ चार्ज, कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। सो इट्स अ सिंपल अपैरेटस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, कि कोई बॉडी है जो है उस पर चार्ज है या नहीं है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से वी आर एबल टू डिटेक्ट द चार्ज वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो अभी बेसिकली इसमें क्या हुआ, लेट्स से मैं बताती हूँ, तो इसका होल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। लेट्स से कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, ठीक है, लेट्स से कोई चार्ज बॉडी है एंड लेट्स से उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस मेटल नॉब से टच कराऊंगी, ठीक है। मैं इस मेटल नॉब को कॉन्टैक्ट में लाई इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, जैसे कि मैं पता है चार्ज बेसिकली मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जब मैं इसे मेटल नॉब की कॉन्टैक्ट में लाई तो इससे जो पॉजिटिव चार्जेस है मेटल नॉब में आ जाएंगे, ठीक है। इस बॉडी से जो पॉजिटिव चार्जेस है ये मेटल नॉब में आ जाएंगे, ठीक है। अब मेटल नॉब कनेक्टेड है एक वर्टिकल मेटल रॉड से, तो अब यहाँ से ये चार्जेस जो हैं वो इस वर्टिकल मेटल रॉड में फ्लो करेंगे, राइट। यहाँ से ये जो चार्जेस हैं ये इस वर्टिकल मेटल रॉड में फ्लो करेंगे, ठीक है, वर्टिकल मेटल रॉड में फ्लो करेंगे, ठीक है। वर्टिकल मेटल रॉड से इन 2 गोल्ड, बेसिकली गोल्ड लीफ जो है, गोल्ड बेसिकली क्या है, गोल्ड भी एक मेटल होता है विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मेटल है तो कंडक्टर तो हो गई, तो वर्टिकल मेटल रॉड से ये जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्जेस इन गोल्ड लीव्स में फ्लो करेंगे। अब एक बात बताओ, हम सबको बता रहे हैं लाइक चार्जेस रिपेयरली चार्ज, तो अगर मान लो इस वाली गोल्ड लीफ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस वाली गोल्ड लीफ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डोंट यू थिंक दे सीम टू, मतलब वो एक ऐसे डाइवर्ज करेंगे बाहर की तरफ, मतलब दे विल डाइवर्ज आउट ऐसे बाहर की तरफ, they will diverge out, ठीक है, they will diverge out like this. Why? Because they possess the same charge, ठीक है। So as both of them will require the same sign of charge, they will require the same charge, they will repel each other, ठीक है। तो वो एक repel करेंगे, ठीक है, तो they will मूव आउटवर्ड्स, तो बाहर की तरफ मूव करेंगे, एंड द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितना ज़्यादा डाइवर्ज हुए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हम एक्जैक्टली मेजर नहीं करते कि बॉडी पे कितना चार्ज है, हमें वो नहीं पता चलता, बट हमें सिर्फ इतना पता चल जाता है कि हम 2 चार्ज बॉडीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर बॉडी थी, ठीक है, जिसको जब मैं इस मेटल नॉब के कॉन्टैक्ट में लाई, और तो मेटल नॉब चार्जेस फ्लो किए मेटल नॉब में, मेटल नॉब से वर्टिकल मेटल रॉड में, वर्टिकल मेटल रॉड से gold leaves में, and these gold leaves they acquire the same charge because like charges repel each other, तो ये ऐसे diverge out हो गए, ये diverge, ठीक है। तो degree of divergence is directly proportional to the amount of charge। मान लो कोई पहली बॉडी जो थी उससे गोल्ड लीव सिर्फ इतना डाइवर्ज हुई, अब जो दूसरी बॉडी में कॉन्टैक्ट में लाई उससे गोल्ड लीव्स 1 सेकेंड, उससे जो गोल्ड लीव्स थी वो इतनी डाइवर्ज हो गई। तो अब इससे मुझे क्या पता चलता है, यानी इसमें गोल्ड लीव्स इतनी डाइवर्ज हुई, ठीक है, एंड इसमें गोल्ड लीव्स इतनी डाइवर्ज हो गई। सो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस टेल्स मी व्हाट द अमाउंट ऑफ चार्ज की जो सेकंड वाली बॉडी थी उस पर कंपेरेटिवली ज़्यादा चार्ज था। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे थे कंडक्शन ऑफ चार्जेस में, कंडक्शन ऑफ चार्जेस में देखो 2 तरीके की बॉडीज होती हैं, वी आइदर हैव कंडक्टर्स एंड वी आइदर हैव इंसुलेटर्स। अब ये तो फर्स्ट चैप्टर है, राइट। व्हेन यू डिस्कस द लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 12th फिजिक्स व्हिच इज सेमी कंडक्टर्स, तो आपको पता चलेगा कि 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वी हैव कंडक्टर्स, वी हैव सेमी कंडक्टर्स एंड वी हैव इंसुलेटर्स, ठीक है। और वो पूरा चैप्टर सेमी कंडक्टर्स के बारे में, अगेन एन अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। कंडक्टर्स वो बॉडीज होती हैं जो अलाउ करते हैं कि दे अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, जो अपने में से चार्जेस को फ्लो होने देती हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स दे हैव हाई कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड लो resistivity, so they allow charges to flow through them. Insulators on the other hand, they do not allow passage of electricity, or they do not allow charges to flow through them. Charges flow करेंगे तो they will conduct electricity, so they do not allow passage of electricity से मेरा मतलब है they do not allow charges to flow through them, ठीक है। A very good example of conductors would be metals, humans, animal bodies. A very good example of insulators would be non-metals, जैसे कि glass हो गया, plastic हो गई, wood हो गई, etc., ठीक है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी which will fascinate you would be, let's say मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, let me draw 2 bodies here, okay। अब देखो what I actually do here, 1 second। अब देखो क्या हुआ, let's say मैं एक रॉड लेके आई, ठीक है, a rod containing some positive charge, ठीक है, yeah I brought it, 1 second, ठीक है। मेरे पास let's say एक रॉड है, 1 second, why am I not, 1 second, ठीक है। let's say मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, and this rod let's say has like positive charges, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब मैं क्या करूँगी ना, अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैं व्हाट जस्ट हैपेंड, 1 सेकेंड, ओके, लेट्स जस्ट से मैं इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को ना, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस
बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाई, तो अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, सो इट विल नॉट जस्ट एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज लेगा तो ये बॉडी, बट यू नो द पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सर्फेस। चार्ज जो है ना पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, चार्ज जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस विद कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स जैसे मान लो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर मैं कंडक्टर के इंसुलेटर के कॉन्टैक्ट में लाई, ठीक है, दैट्स नॉट द केस विद इंसुलेटर्स। मतलब अगर मैं इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इंसुलेटर्स के कॉन्टैक्ट में लाई तो ऐसा नहीं है चार्ज नहीं लेगा, दे विल डेफिनेटली एक्वायर द चार्ज, बट द चार्ज विल नॉट स्प्रेड, द चार्ज स्टेज एट द सेम प्लेस, द चार्ज डज नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सर्फेस, चार्ज पूरी बॉडी सर्फेस पे फैल जाता है, एंड दैट्स हाउ दे एबल टू यू नो कंडक्ट these charges, conduct the flow of these charges. But insulators के केस में अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप एक इंसुलेटर के कॉन्टैक्ट में लाओगे तो चार्ज एक्चुअली स्टेज एट द सेम प्लेस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब बेसिकली इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, सो दे हैव लाइक हाई रेजिस्टिविटी बट यू नो लो कंडक्टिविटी, ठीक है। बट कंडक्टर्स ऑन द अदर हैंड दे हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी। इनके बीच में होते हैं डिवाइसेस, इनके बारे में जैसे कि मैं बता रही थी, आप कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, जो कि होते हैं सेमी कंडक्टर्स, जो कि क्या होते हैं विच आर नथिंग बट सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट रेजिस्टिविटी होती है और इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग, समथिंग कॉल्ड एज ग्राउंडिंग या अर्थिंग। अब ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होती है, अब देखो लेट्स से मेरे पास एक यू नो ये ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग इज़ अ वेरी यूजफुल मैकेनिज्म जब हम हाउस होल्ड वायरिंग्स की बात करते हैं। देखो ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग में बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अर्थिंग जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ, या शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ। आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ डू वी गो अबाउट इट। लेट मी चूज अ बेटर कलर, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास लेट्स से आई हैव अ चार्ज बॉडी हियर, ठीक है। इस पर कोई भी चार्ज है, यू नो अज्यूम कर लेते हैं, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स से इस यू नो इस बॉडी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब मान लो किसी भी यू नो अप्लाइंस पे अगर बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, सो वो अप्लाइंस ख़राब हो सकता है, राइट। जैसे कि मान लो जो एसी है हमारा, या जो फ्रिज होते हैं हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर्स या हमारा टेलीविज़न, वो ये बहुत ज़्यादा यू नो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, लाइक दे रिक्वायर लॉट ऑफ चार्जेस। तो अब मान लो इससे बहुत ज़्यादा जब चार्ज आ जाएगा तो द अप्लायंस माइट बर्स्ट कहूँगी, या मतलब ख़राब हो सकते हैं अप्लायंसेस। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक्चुअली में इन अप्लायंसेस को, इन चार्ज बॉडीज़ को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वायर, ठीक है। वी कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ अ वायर, वन सेकेंड, एक वायर की मदद से हम इसे एक्चुअली में ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड और दी अर्थ, ठीक है। इस वायर की मदद से हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है ना, अब हर अर्थ हम सबको पता है, जो भारत में हमारी ये जो धरती है, ठीक है, हमारी जो धरती माता है, ठीक है, मदर अर्थ, ठीक है, मदर अर्थ इज़ न्यूट्रल, मामा अर्थ जो है वो एकदम न्यूट्रल है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो मामा अर्थ जो है वो न्यूट्रल है। अब मान लो यू नो ये चार्ज बॉडी, जैसे कि मैंने बोला, इस पर एक्सेस चार्ज होगा, तो अगर एक्सेस चार्ज है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अप्लायंस ख़राब हो सकता है एक्सेस चार्ज की मदद से। तो हम क्या करते हैं, इसे कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा ना, अर्थ बिकॉज हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, तो अर्थ से नेगेटिव चार्जेस, अर्थ में जितने मतलब काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्ज है, काफ़ी सारे नेगेटिव, तो अर्थ से इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो नेगेटिव चार्जेस हैं, अर्थ से इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारी अप्लायंस पे आ जाते हैं। आई होप दैट इज मेकिंग सेंस। अर्थ से जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारी कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस चार्ज बॉडी पे आ जाते हैं, और इस चार्ज बॉडी पे जितना भी चार्जेस है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी कंडक्टिंग वायर के थ्रू नेगेटिव चार्जेस आ गए यू नो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपियर्स, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है बॉडी पे दैट डिसअपियर्स, वो गायब हो जाता है। सो इट्स बेसिकली नथिंग बट इट्स लाइक अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड सर्किट्स, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक तरीके से एक सेफ्टी मेजर है, एक सेफ्टी प्रिकॉशन है फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड सर्किट्स। आई होप दैट मेड सेंस। एक तरीके का सेफ्टी मेजर है, एक सेफ्टी प्रिकॉशन है फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड सर्किट्स। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हम ये क्यों करते हैं, ये हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम होता है, इट्स लाइक अ सेफ्टी मेजर यू नो दैट वी टेक फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड सर्किट्स, कि कोई भी नया अप्लायंस एकदम फ्यूज़ ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इट्स हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करेंगे। 3 तरीके के वायर्स होते हैं हमारे पास, लाइव वायर होता है, वी हैव न्यूट्रल वायर, वी हैव अर्थ वायर। तो घर में 3 तरीके के वायर्स होते हैं हमारे पास, लाइव वायर होता है, हमारे पास न्यूट्रल वायर होता है, एंड वी हैव अर्थ वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की अगर मैं बात करूँ तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट। लाइव वायर जो होता है और अपना न्यूट्रल वायर जो होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की अगर मैं बात करूँ तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, मतलब दे हेल्प इन यू नो वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक से एक इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट। वेयर इज अर्थ वायर ऑन द अदर हैंड इट्स कनेक्टेड टू अ थिक मेटल प्लेट विच इज बरीड इन द अर्थ। तो जो इलेक्ट्रिकल वायर है ये कनेक्टेड होता है एक थिक मेटल प्लेट से, उस थिक मेटल प्लेट को हम ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, दैट इज कनेक्ट। सो दिस अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ थिक मेटल प्लेट विच इज बरीड इन द अर्थ। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। और अर्थ वायर को हम यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है, इट्स अ सेफ्टी मेजर,
ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन सर्किट्स। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, विच एक्सप्लेन्स, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स ए न्यूट्रल बॉडी, कैसे एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो देखो इसको मैं समझाती हूँ। देखो लेट्स से हमारे पास एक हाउ डू आई से एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। लेट्स से पहले हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, कि इमेजिन करो वी हैव अ चार्ज बॉडी और इस पर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मेरे पास एक एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। लेट मी टेक अ बेटर कलर, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, एज आई वाज जस्ट सेइंग, ठीक है। मेरे पास 1 सेकेंड, ठीक है, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी भी है, 1 सेकेंड, ये रही, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब ये कंडक्टिंग है और एक इंसुलेटिंग स्ट्रैंड के थ्रू मैंने इसे ऐसे खड़ा कर रखा है, ठीक है। कंडक्टिंग स्ट्रैंड नहीं है, वरना यहाँ पे भी अर्थ के साथ एक्सचेंज करती रहेगी, तो एक इंसुलेटिंग स्ट्रैंड के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब क्या होगा ना, जब मैं इस चार्ज रॉड को कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाऊंगी, टच नहीं कराना है, पास लेके आना है, ठीक है। सो ये दोनों बॉडी जैसे कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, बट दोनों, मैं इस चार्ज बॉडी को मैंने आई ब्रिंग इट वेरी क्लोज, बट आई विल इंश्योर दैट दे आर नेवर मेड टू टच ईच अदर, कि चार्ज बॉडी और जो कंडक्टिंग स्फीयर है कभी एक दूसरे के टच में ना आए। तो जब क्या होता है, जब मैं इंड्यूसिंग बॉडी बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज, अब देखो ये जो बॉडी थी हमारी कंडक्टिंग स्फीयर की, अगर मैं बात करूँ, 1 सेकेंड, ओ गॉड 1 सेकेंड, अरे व्हाट जस्ट हैपेंड, 1 सेकेंड गाइस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं जब इस चार्ज बॉडी को मैंने एक्चुअली ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद दिस कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं ला रही है, ब्रिंगिंग इट क्लोजर। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब ये जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। आई होप उतना तो सबको समझ ही आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। अब जब मैं इस चार्ज बॉडी को इसके कॉन्टैक्ट में लाती हूँ, तो क्या होता है ना, सारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ अक्यूमुलेट से हो जाते हैं। और बिकॉज सारे नेगेटिव चार्ज इस पोर्शन में आ गया, सारे नेगेटिव चार्ज इस पोर्शन में आ गया, तो इस पोर्शन में क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, तो इधर क्या रह गया, इधर सारा पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो यहाँ पे क्या मैंने चार्जेस को क्रिएट किया, नहीं, यहाँ मैंने चार्जेस को क्रिएट नहीं किया है। यहाँ आई हैव व्हाट हैव आई डन हियर, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चार्जेस को इंड्यूस किया, मतलब चार्जेस ऑलरेडी थे बॉडी में, ऐसा नहीं चार्जेस नहीं थे, चार्जेस हैं, बट क्या मैंने अब उनको ऐसे एक दो डिस्टिंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं कि सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ है, सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है, राइट। तो मैंने इंड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या होगा, तो अब मैं क्या करूँगी ना, अब ऐसा हो गया, अब देखो मैं अब व्हाट आई एक्चुअली डू इज, अब मैं इस साइड से, अब आप बोलोगे कि ठीक है इसमें आपने चार्जेस को क्रिएट कर गया, और ये तो न्यूट्रल बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, बिकॉज अगर मैं लेट्स से ये जो हमारी है, ये जो चार्ज बॉडी इसको मैं लाई थी इसके कॉन्टैक्ट में, मैं बताऊंगी इसकी टर्मिनोलॉजी होती है इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी, आई टेल यू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो जब मैं इस इंड्यूसिंग बॉडी को लेके आती हूँ इसके कॉन्टैक्ट में, बट अगर मान लो मैं इस इंड्यूसिंग बॉडी को हटा दूँ, लेट्स से मैं इस इंड्यूसिंग बॉडी को पिक्चर से गायब कर दूँ, ठीक है, तो अब ये चार्जेस तो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, तो इसमें बॉडी चार्ज कम होगी, एंड यू आर सो राइट, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अगर मैं हटा दूँगी तो वापस से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस एंड से, ये जो एंड है हमारे पास, ये वाला एंड, इस वाले एंड को मैं कनेक्ट करती हूँ कंडक्टिंग वायर से ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से, जहाँ से मैं अर्थिंग करा देती हूँ। एक साइड से मैं क्या करा देती हूँ, एक साइड से मैं अर्थिंग करा देती हूँ। अर्थिंग, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ग्राउंड से जितना भी नेगेटिव चार्ज है, ग्राउंड से जितना भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो इस इस वाली साइड पे आ जाएगा, और वो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस आउट कर देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस आउट हो गया, विदाउट नेगेटिव चार्ज रह गया, तो देवर मेकिंग द बॉडी नेगेटिवली चार्ज। इससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी अल्टीमेटली नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो ऐसे मैंने चार्ज करा दिया। अब मान लो ये जो चार्ज बॉडी थी, ये जो चार्ज रॉड थी जिसको मैं लाई थी कॉन्टैक्ट में, दिस चार्ज बॉडी इज एक्चुअली रेफर टू एज द इंड्यूसिंग बॉडी। ये इंड्यूसिंग बॉडी है, ये क्या है, दिस इज द इंड्यूसिंग बॉडी, ये इंड्यूसिंग बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी जो ये न्यूट्रल बॉडी जिसमें मैंने चार्जेस का ऐसे सेपरेशन किया कि नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे आ गए, पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे आ गए, फिर पॉजिटिव ये वाला जो एंड था इसकी मैंने अर्थिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, एंड देयरबाय द ओवरऑल बॉडी बिकेम नेगेटिवली चार्ज। तो ठीक है, तो जिस बॉडी को मैं लाती हूँ इंड्यूस कराने के लिए चार्जेस, दैट्स द इंड्यूसिंग बॉडी। जो बॉडी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिसमें चार्जेस इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज द इंड्यूस्ड न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो ये होती है इंड्यूसिंग बॉडी और ये होती है अपनी इंड्यूस्ड बॉडी। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। एक होती है अपनी इंड्यूसिंग बॉडी, एक होती है इंड्यूस्ड बॉडी, ठीक है। अब इंड्यूसिंग बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो इंड्यूसिंग बॉडी पे क्या होता है, इंड्यूसिंग बॉडी पे, ठीक है। अब इंड्यूसिंग बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली देख सकते हैं इंड्यूसिंग बॉडी पे क्या है अभी करंटली, अगर मान लो मैंने अभी तक अर्थिंग नहीं की है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास है इक्वल एंड ऑपोजिट इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। और इंड्यूसिंग बॉडी पे भी कोई लेट्स से कैपिटल क्यू का चार्ज, ठीक है। सो आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो याद रखना चार्ज बॉडी और ये जो हमारी इंड्यूसिंग बॉडी और इंड्यूस्ड बॉडी होती है, बोथ दीज बॉडीज आर ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट दे नेवर मेड टू टच ईच अदर, दे ब्रॉट वेरी क्लोज, दोनों को हम पास लेके आते हैं, बट कभी कभी कॉन्टैक्ट में नहीं लाते, दे नॉट मेड टू टच ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो
ये सब एनसीईआरटी बात करती है। व्हेन कोम इज रन आउट ड्राई हेयर, जब आप कंघी करते हो ड्राई हेयर पे, जब आप ऐसे कोम को रब करते हो एंड देन व्हेन यू ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट, व्हेन यू ब्रिंग इट क्लोजर टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर्स, बिट्स ऑफ पेपर, कि जब आप पास लाते हो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। क्या हुआ ना, अब क्या हुआ, जब कोम को आप रन, व्हेन कोम इज बीइंग रन ऑन ड्राई हेयर, जब आप ऐसे कंघी कर रहे हो ड्राई हेयर पे, तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन बिटवीन द कोम एंड हेयर की वजह से गेट स्टार्ट, सो ड्यू टू फ्रिक्शनल, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन एज आई वाज सेइंग। तो जब कोम को आप ऐसे रब करते हो ड्राई हेयर पे, तो ड्यू टू फ्रिक्शन द कोम गेट्स चार्ज। अब कोम चार्ज हो गया, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई वर टू ड्रॉ कोम हियर, 1 सेकंड आई वुड, ओके, I know this is like a horrible comb, but still enough for you to understand it. ओके 1 सेकेंड, ठीक है। तो लेट्स से ये अपना कोम्ब है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना आई एम जस्ट ड्राइंग दिस बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है। ये बिट्स ऑफ पेपर है। तो ये कोम क्या करता है, कोम ना बिकॉज ये कोम चार्ज हो गया, लेट्स से इट एक्वायर्ड लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, और हाइपोथेटिकल है कि इसने एक पॉजिटिव चार्ज है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर एंड अ लॉट ऑफ अस माइट वंडर व्हाई। अब देखो क्या होता है, बिल्कुल इंडक्शन वाला सिनेरियो है, इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना एग्जैक्टली, अब ये जो पेपर्स हैं, लेट्स से, हाँ ठीक है, ये पेपर है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोम है, ये क्या करेगा, एक न्यूट्रल बॉडी, अभी पेपर्स जो थे वो न्यूट्रल थे, तो उसमें चार्जेस इंड्यूस कराएगा, तो ये एक इंड्यूसिंग बॉडी की तरह काम कर रहा है, दिस इज बिहेविंग लाइक एन इंड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। बट ये जो हमारे पेपर्स हैं, पेपर इसमें चार्जेस इंड्यूस कराएगा, क्या कराएगा, इंड्यूस कराएगा। तो लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसमें लेट्स से नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इंड्यूस करा दिया, पॉजिटिव चार्जेस ऑन दी अदर हैंड, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इंड्यूस करा दिया एंड पॉजिटिव चार्जेस आर ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर साइड, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज दीस ऑपोजिट चार्जेस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये बिट्स ऑफ पेपर्स क्या है, ये जाके चिपक जाएंगे इस कोम से, ठीक है। बट वंस व्हाट हैपेंस इज वंस दे गेट अट्रैक्टेड, व्हेन बोथ ऑफ देम एक्चुअली टच ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा एंड नाउ बोथ ऑफ देम विल हैव सिमिलर चार्ज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब दोनों बॉडीज़ को जब मैं कॉन्टैक्ट में लाई, तो कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जब दोनों बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लाती हूँ, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, दोनों बॉडीज़ में सेम चार्ज हो जाता है ना, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव सिमिलर चार्जेस एंड वी आर ऑल अवेयर कि जो लाइक चार्जेस होते हैं तो एक्चुअली रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, लाइक चार्जेस आ गए दोनों पे, ठीक है। तो द पेपर गेट्स रिपेल्ड नाउ इन द फॉर्म ऑफ वायलेंट जंप, पेपर जो है वो रिपेल हो जाता है, पेपर जो है इट गेट्स रिपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ वायलेंट जंप, ठीक है। पेपर रिपेल हो जाता है, ठीक है। तो और याद रखना है जो हमारा इंड्यूस चार्ज होगा, ठीक है, इंड्यूस जो हमने बॉडी का इंड्यूस चार्ज आया, दैट विल नेवर बी ग्रेटर देन द इंड्यूसिंग चार्ज विच इज क्लियर। जो इंड्यूसिंग चार्ज होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा देन द इंड्यूस चार्जेस, आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अभी ये सब ये इंटरेस्टिंग पार्ट तो नहीं है, मैं डेफिनेटली कहूँगी, बहुत फैक्चुअल पार्ट है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, बट ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस वी हैव टू डू इट, राइट। रिपल्शन इज द शॉर्ट चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। रिपल्शन, अब हम बोलते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो एनसीईआरटी कैटेगोरिकली मेंशन करती है, व्हिच इज रिपल्शन इज द शॉर्ट चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। रिपल्शन एक शॉर्ट चेक है कि चार्जेस हैं या नहीं, बिकॉज अ न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड ड्यू टू इंडक्शन बाय अ चार्ज बॉडी। नाउ व्हाट डू एक्चुअली मीन, अब देखो व्हाई अट्रैक्शन इज नॉट अ शॉर्ट टेस्ट, बिकॉज देखो हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस लाइक दो चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं, ठीक, लाइक ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड ऑल ऑफ दैट। बट यहाँ अगर मैं इंडक्शन के केस में देखो तो एक चार्ज बॉडी थी और दूसरी न्यूट्रल बॉडी थी। यहाँ तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, या एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन इज नॉट अ शॉर्ट टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, पर रिपल्शन है खाली जो हमारे लाइक चार्जेस होंगे, दो बॉडीज पे लाइक चार्ज होगा तभी वो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो रिपल्शन इसलिए हम बोलते हैं इट्स अ शॉर्ट चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, बिकॉज एक न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ड्यू टू इंडक्शन। तो बिकॉज एक न्यूट्रल बॉडी जो है वो एक चार्ज बॉडी के द्वारा अट्रैक्ट हो रही है, बीइंग अट्रैक्टेड, तो अट्रैक्शन इज नॉट अ शॉर्ट चेक, है तो ये बॉडी न्यूट्रल बट स्टिल इट्स गेटिंग अट्रैक्टेड। तो अट्रैक्शन को हम एक शॉर्ट चेक नहीं मानते फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, बट रिपल्शन इंडीड इज अ शॉर्ट चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, ठीक है। वी कैन गिव अ मेटल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज विदाउट टचिंग इट। एक मेटल स्फीयर जो है, मेटल स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मेटल स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है विदाउट इवन टचिंग इट। तो हम यही तो कर रहे हैं इंडक्शन में, हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इस बार एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी का एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाई मैं कॉन्टैक्ट में, किसके कॉन्टैक्ट में लाई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैं कॉन्टैक्ट में नहीं लाई, नेगेटिव चार्ज बॉडी को मैं क्लोज आई ब्रिंग इट क्लोजर टू अ न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है। अब इसमें ये जो न्यूट्रल स्फीयर है इसमें क्या होगा, इसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ये जो न्यूट्रल स्फीयर है इसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, राइट। तो बिकॉज एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए, तो इस एंड पे क्या हो जाएगा, सारे नेगेटिव चार्जेस। मैं क्या करूँगी, इस वाली साइड की अर्थिंग कर दूँगी, ठीक है। आई विल परफॉर्म अर्थिंग ऑन दी नेगेटिव साइड। तो अब अर्थिंग कर दूँगी, तो जब मैं इसे कंडक्टिंग वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट करूँगी तो यहाँ पे जितने भी एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दैट विल एक्चुअली फ्लो इनटू द ग्राउंड, ठीक है। और सारा एक्सेस नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली क्रिएट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो या दिस इज विच इज़ वाई वी से दैट रिपल्शन एक शॉर्ट चेक है फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, बट अट्रैक्शन इज नॉट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, अ कॉन्सेप्ट विच इज रेफर टू एज एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। अब एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस में एक्जैक्टली क्या हो रहा है, टोटल देखो चार्जेस एक बॉडी पे चार्ज होता है, बट टोटल कितना चार्जेस है हम कैसे मेजर करते हैं, वी जस्ट
एट देम लाइक नॉर्मल स्केलर्स, बट जस्ट वी जस्ट इंश्योर दैट कि हम जो साइंस है वो प्रॉपर है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ बॉडी हियर, लेट्स से ये एक बॉडी है, ठीक है. अब इस बॉडी पे लेट्स से +2 कूलम का चार्ज है, +5 कूलम का चार्ज है, -7 कूलम का चार्ज है एंड +3 कूलम का चार्ज है, ठीक है. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यू नो ये देखो +2 कूलम का 1 सेकेंड, +2 कूलम का चार्ज है, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन फॉर अ बिट, ठीक है. तो लेट्स से +2 कूलम का चार्ज है, +5 कूलम का चार्ज है, -7 कूलम का चार्ज है, +3 कूलम का चार्ज है. तो अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, व्हाट वुड बी योर आंसर, ठीक है. तो यू नो टोटल चार्ज इन द सिस्टम वुड बी Q1 + Q2 + Q3. मतलब यू जस्ट ऐड ऑल द चार्जेस लाइक स्केलर, बट मेक श्योर प्रॉपर साइंस आर बीइंग यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस. प्रॉपर साइंस को यूज़ करना मत भूलना, ठीक है. प्रॉपर साइंस को यूज़ करने से +2 कूलम, +5 कूलम, +3 कूलम, -7 कूलम. तो हम सबको पता है +2 + 5 कितना होता है, +7, ठीक है. +7 +3 -7. अब देखो +7 -7 कैंसिल हो गया, तो द बॉडी हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 कूलम्स. बॉडी हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 कूलम, ठीक है. तो चार्जेस को हम बिल्कुल स्केलर्स की तरह ऐड करते हैं, चार्जेस को हम एक्जैक्टली स्केलर्स की तरह ऐड करते हैं, बट वी जस्ट टेक इनटू अकाउंट, what do we actually take into account? We actually take into account their signs. I hope that is clear to everybody, ठीक है. अब यू नो कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं. चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, इसका क्या मतलब है, what do we actually mean by that? चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं मतलब कि चार्जेस इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व. टोटल चार्ज एक सिस्टम में हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है. बट यहाँ भी मुझे कुछ बच्चे बोलेंगे अबाउट यू नो दैट पेयर एनिहिलेशन, ठीक है. पेयर एनिहिलेशन वाला सारे कॉन्सेप्ट के गामा रेज से ब्रेक करते हैं, नो इट गिव्स लाइक अ पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे तो हमारे चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, बट अगर आप देखो ये ओवरऑल गामा रे न्यूट्रल है और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज अगर आप एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है. तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो है वो सिस्टम का वो 0 ही है, नेट चार्ज 0 ही है. सो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व. यहाँ पे भी अगर नेट टोटल चार्ज 0 था तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज 0 था. टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कंजर्व्ड. आई होप दैट इज क्लियर. फिर आती है बात अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में. लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है कि किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, ठीक है. इट्स क्वांटाइज मतलब इट कैन ओनली हैव सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज. मतलब जितना भी चार्ज है किसी भी बॉडी पे इट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है. किसी बॉडी पे जितना भी चार्ज है इट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज जो कि होता है ई, ठीक है. जहाँ पे ई इज व्हाट इज ई इज नथिंग बट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है. किसी बॉडी पे कोई भी चार्ज होगा इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज. किसी बॉडी पे कितना भी चार्ज नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, एक बेसिक चार्ज का, एक एलिमेंट्री चार्ज का, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, ठीक है. तो क्यू विच इज चार्ज इन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू n × e, where n is the integral multiple of an elementary charge e. और e की वैल्यू जैसे कि मैंने अभी बताया कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है. दिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो कि डिस्कवर किए थे माइकल फैराडे ने, ठीक है. उनकी वजह से हमें पता चला द होल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट. फिर एक्सपेरिमेंटली हमको ये किसने बताया? एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया दैट यू नो अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस? एक्सपेरिमेंटली इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन थ्रू हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है. एक्सपेरिमेंटली इट वाज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सर मिलिकन थ्रू हिज मिलिकन what experiment? I'm sorry, I'm forgetting the name. थ्रू मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया. तो अब लेट्स से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स करते हैं, काम करते हैं इससे रिलेटेड. देखो कुछ वैल्यूज है जो आपको याद करनी है, ठीक है. कि मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. एंड व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg. व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इट्स 9.1 × 10⁻31 kg. ऐसी चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा? इट्स +1.6 × 10⁻19 कूलम. एंड व्हाट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन? मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट विच इज 1.67 × 10⁻27 kg. 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है. और ये जो हमारे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इट्स न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. चार्ज ऑन न्यूट्रॉन तो 0 होता है, बट मास ऑफ अ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन कितना होता है? इट्स वेरी सिमिलर टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन. इट्स थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है. इट्स 1.68 × 10⁻27 kg. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. इतना सबको समझ में आया, ठीक है. सो काइंडली रिमेंबर दीज वैल्यूज. अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व लाइक अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स सी हाउ डू वी गो अबाउट इट. लेट मी चूज सम इंटरेस्टिंग कलर्स. ओके, ठीक है. अब लेट्स से अच्छा करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. अब ये यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ पे अटेंशन. लेट्स से आई हैव अ न्यूट्रल बॉडी है और मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है. अब मान लो मैंने इस बॉडी से लेट्स से मैंने इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ठीक है. इस बॉडी, अभी ये न्यूट्रल बॉडी थी,
अभी तक ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने नेगेटिव चार्जेस थे। मान लो मैंने इससे अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए, आई हैव रिमूव 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी, व्हाट इज द चार्ज दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बॉडी, अभी कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसमें, यू डू नॉट हैव टू यूज लाइक मच ब्रेन इनटू इट, बट थोड़े बस लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव के एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। ठीक है, जब मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूँगी तो कितना चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा, इट विल बी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, -1.6 × 10 हो जाएगा -16 × 10⁻⁻19 कूलम, -16 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो जाएगा। मतलब इतना चार्ज निकल गया बॉडी से। अगर बॉडी से इतना चार्ज चला गया विद द हेल्प ऑफ दीज 10 इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ +16 × 10⁻⁻19 कूलम, बॉडी पे इतना चार्ज हो जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। समझ में आया हाउ डू यू एक्चुअली अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, जिसको ये वाला नहीं समझ में आया, लेट मी ट्राई एंड शो कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स से कुछ एक सिमिलर सा क्वेश्चन देती हूँ, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेट्स से अगेन मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे लेट्स से द बॉडी हैज़ अ चार्ज ऑफ +2 कूलम, the body is having a charge of +2 coulomb. So what is the number of electron that has been removed? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं। अगेन बहुत सिंपल है, मेक श्योर आप ये अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हो। तो हम सबको पता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, तो बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज। तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाता है, बॉडी पे आ जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज, राइट। तो मैं यहाँ से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूँ कि बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ +2 कूलम। अब ये ईजी है, ये रिलेटिवली ईजी है, तो n इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूँ, तो क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी। कमॉन, अब तो ये नॉर्मल क्या है अपना, अब ये क्या है अपना, ये अपना है यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड 2 कूलम, ठीक है, अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यूनिटरी मेथड लगाया, तो अब बताओ यहाँ पे कितना चार्ज आ जा रहा है। तो यहाँ से अगर एक पॉइंट गया, यहाँ पे एक 0 आया, राइट, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 4 16, ठीक है, 5/4 अपना हो गया, 5/4 बिकम्स 1.25, ठीक है। और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻19, -19 ऊपर गया, क्या हो जाएगा 19, तो दिस बिकम्स 1.25 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, 1.25 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा इस बॉडी में से टू जनरेट अ चार्ज ऑफ +2 कूलम। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इतना समझ में आया। लेट्स सॉल्व अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चन। नाउ आप कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स से जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, देखो, लेट्स सी वेदर यू एबल टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। 1 सेकेंड, चलो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन प्लीज नोट इट डाउन। That due to the deficiency of how many electrons the body acquires a charge of +1 coulomb. So let's just write down the question. So due to the deficiency of how many electrons, कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ +1 कूलम। ठीक है, तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज आ जाता है। अगेन अपनी अप्रोच बहुत डायरेक्ट रखो। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से अगर बॉडी पे इतना चार्ज आ गया, तो अगर लेट्स से मैं x इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूँगी, तब जाके बॉडी पे +1 कूलम का चार्ज हो जाएगा। तो वो x कितना हो जाएगा, x नथिंग बट 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, कूलम से कूलम कट जाएगा, ये 1 कूलम है, ये इतने कूलम है, कूलम से कूलम कट गया। तो अगर मैं अब इसको ऊपर ले जाऊँ, एक्चुअली इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1.6 × 10⁻⁻, नो दिस विल नॉट बी 1.6, 1 सेकेंड, नहीं, 1/1.6 कितना हो जाएगा। सो बेसिकली दिस विल एक्चुअली बी इसको आप एक्चुअली सॉल्व करोगे आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से द बॉडी विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब आ जाता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट विच इज कूलम्स लॉ, एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट।
कूलम्स लॉ की अगर मैं बात करूँ, कूलम्स लॉ बेसिकली डील विद 2 पॉइंट चार्जेस. सो इट्स बेसिकली कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है अबाउट द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस. तो अभी तक हम बात कर रहे थे गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हमें पता चला कि दो किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, कितना चार्ज है नहीं बता रहा था, बट हमें बस ये बता रहा था कि चार्ज वेदर अ बॉडी पोजेसेस चार्ज और नॉट. ठीक है, बट कूलम्स लॉ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, मतलब वो हमें एग्जैक्ट बताएगा. क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मतलब क्वांटिटेटिव टेस्ट है, वो हमें एग्जैक्टली क्वांटिटी बताएगा, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. कितना चार्ज है एक बॉडी पे, या कितना चार्ज है बॉडी पे नहीं, और मैं एक्चुअली टू बी मोर प्रिसाइज विद यू कितना फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. इट्स अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. तो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन इट हूँ. मेरे पास लेट्स से 2 पॉइंट चार्जेस, आई हैव लेट्स से अ पॉइंट चार्ज Q1 Q2. ठीक है, मेरे पास आई हैव 2 पॉइंट चार्जेस. ठीक है, मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2. 1 सेकेंड. ठीक है, एक है Q1 और दूसरा क्या है Q2. 1 सेकेंड. ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 एंड बोथ दीज पॉइंट चार्जेस आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लेट्स से R. दोनों R से सेपरेटेड है. तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दैट इज जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ multiplication of these 2 charges, and the force of attraction between these 2 charges is inversely proportional to the square of the distance between them. It's actually inversely proportional to what? It's actually inversely proportional to the square of the distance between them. I hope that is clear. ठीक है, तो जो फोर्स हो जाएगा इस पर वो कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका एक्चुअली में लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, the product of multiplication. Its force is directly proportional to the product of multiplication of these 2 charges, and force जो है inversely proportional है, it's inversely proportional to the square of the distance between them. अब हम सबको पता है बात तो कि जब ये ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तब हमारे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जाएगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे K क्या होता है, K की अगर मैं कैटेगोरिकली बात करूँ तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, पर एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. Epsilon naught is nothing but the permittivity of free space. I hope that makes perfect sense to everybody. Epsilon naught होता है permittivity of free space. ठीक है, इतना सबको समझ में आया. और इस पूरे K की अगर मैं वैल्यू बताऊँ तो K की वैल्यू इन जनरल होती है 9 × 10 raised to the power 9. 9 × 10 raised to the power 9. अब यूनिट्स की वाइज लिखोगे तो इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सॉरी पर कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, तो एक्चुअली में याद रखिएगा कि जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरी की वैल्यू होती है 9 × 10 raised to the power 9. ठीक है, और अगर सिर्फ मैं आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करूँ तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.854 × 10 raised to the power -12. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है, इट इज नथिंग बट 8.854 × 10 raised to the power -12. 10 raised to the power -12. I hope that is clear to everybody. इतना सबको समझ में आया. ठीक है, I hope that is very very clear to everybody. ठीक है, अब देखो अगर मैं चाहूँ ना तो I can actually compare. देखो इसको मैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं एक्चुअली में कंपेयर कर सकती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स से. सो ना कंपेरेटिव स्टडी एंड कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज ऑलवेज बेटर. सो लेट्स जस्ट डू दैट. ठीक है, लेट्स से पुट डाउन द हेडिंग्स इन योर ब्यूटीफुल नोटबुक्स के. ओके, हेडिंग्स डालो अपनी बुक्स में कि हियर वी आर कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, अब देखो दोनों में क्या होता है. अब देखो मैं अगर पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, लेट मी चूज बेटर कलर. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज में हमारे पास 2 बॉडीज़ होती हैं, इनका कुछ मास होता है. एक बॉडी जिसका मास है m1 और एक दूसरी बॉडी जिसका मास है m2. ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है m1, ठीक है, और दूसरी बॉडी जो है जिसका मास है m2. ठीक है, एंड बोथ दीज बॉडीज़, ठीक है, जिनका मास है m1 m2, दे आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एकदम ऐसे ही होता है, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज मासेस. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज मासेस. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज ऑल्सो वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, विच मीन्स इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी मासेस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया था, अगर हमारे पास ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा तभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, विच इज कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये जो कैपिटल जी है, व्हाट इज दिस कैपिटल जी इज नथिंग बट इट्स द यूनिवर्सल, कैपिटल जी क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है। डज नॉट मैटर ये दोनों मासेस स्पेस में हैं, ये दोनों मासेस वाटर में हैं, ये दोनों मासेस कहाँ हैं, दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द सेम, इट इज़ यूनिवर्सल, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इट्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। 1 सेकेंड, नहीं, आई होप दैट इज क्लियर, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड, वेयर इज द ग्राफिक, ओके 1 सेकेंड, क्या मैं इसको छोटा कर देती हूँ, ठीक है। नाउ वी विल एक्चुअली कंपेयर दिस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पास बहुत सिमिलर है, मेरे पास 2 चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो यही हो रहा है, राइट। मेरे पास 2 चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 Q2, आई हैव 2 चार्जेस, राइट। एक चार्ज है मेरे पास Q1 और दूसरा मेरे पास चार्ज है Q2, एंड बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट्स से r का, दोनों चार्जेस जो हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट of magnitude of these charges. It's directly proportional to the product of the magnitude of these charges, and this electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between them. तो inverse square law follow करता है, it's inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो अब देखो, तो मैं क्या कह सकती हूँ, can I write it down as electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of these charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब जैसे कि मैंने बोला, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये जाएगा तभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे क्या होता है के, ये आया के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ के की, यहाँ पे हम एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट के, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं के यहाँ पे क्या है, के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, के क्या है, के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूँ तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज परमिटिविटी। सो लेट मी जस्ट अरेंज इट फॉर ऑल ऑफ यू, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये रहा अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, ठीक है। तो हियर आई हैव कंपेयर्ड द टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों को क्या किया है, दोनों को अच्छे से आई हैव डन लाइक अ कंपैरिजन बिटवीन द टू, कि ये देखो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये आई हैव हियर, ये तो बहुत सिमिलर है दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं, पर याद रखिएगा हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस एज आई वाज सेइंग। ये देखिए, इफ आई वर टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट आया, जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया कैपिटल जी, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ये सेम है। मतलब डज नॉट मैटर कि आप 2 बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। ये कैपिटल जी की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल है, मतलब इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। वेराज अगर मैं यहाँ पे जो अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, जिसको अगर मैं फर्दर लिक्विड्स रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज परमिटिविटी, और मैं इसको बार-बार आपने देखा मैंने इसको बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी आप बोल रहे हो वैक्यूम, मतलब अगर मैं किसी और मीडियम में अगर इन 2 चार्जेस को ले रही हूँ तो क्या परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी, दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई मेंट, हाँ डिफरेंट होगी। तो इफ ऑन चेंजिंग द मीडियम द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम चेंजेस, क्योंकि मैं बार-बार आपने देखा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पेड क्लोज अटेंशन, बट एवरी टाइम आई सेड E नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम की परमिटिविटी इतनी है। परमिटिविटी क्या होता है, you'll get to know in a short while, बट जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि E नॉट, व्हाट इज E नॉट, बेसिकली इट्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी है, ठीक है। बट अगर यही मान लो अब मैं यहाँ पे मीडियम बदल दूँ तो परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी, हाँ परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी। तो परमिटिविटी की वैल्यू बदल जाएगी तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट आया, ये जो कांस्टेंट आता है के, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, तो हमारे पास जो forces between the charges, the electrostatic force between the 2 charges, that might change, right? So on changing the medium, remember that the permittivity of the medium also changes. So let's just write it down together, that on changing the medium, when you change the medium, when you change the medium, याद रखना, the permittivity of the medium also changes. The permittivity on changing the medium, the permittivity of the medium also changes. The permittivity of the medium also changes. I hope that is crystal clear to everybody. इतना सबको समझ में आया? I hope that made perfect sense. Okay, shall we move on? Okay, we definitely should. But okay, अब जो इससे related जो भी remaining questions हैं, I think we will do it in a separate video. Shall we? Or shall we continue it in this video itself? I think so. Continuing it in this video, let's stretch this video for a little longer time. थोड़ा सा और stretch करते हैं, आराम से अच्छे से question practice करते हैं, ठीक है। फिर नई वीडियो में एकदम विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो नाउ जस्ट मेक श्योर यू पुट ब्यूटीफुल हेडिंग्स इन योर नोट्स। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली डूइंग
द क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू वट एवर वी हैव अंडरस्टूड सो फार। अब ये है हमारे पास लास्ट में जो 15 मिनट है, ये अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो शैल वी गेट स्टार्टेड? वी शुड। आई होप यू आर इक्वली एक्साइटेड, ठीक है। चलो अब अगेन मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स क्रिएट करूँगी। नॉट कम विद सेट एग्जाम्पल्स कि मैं सोच के आई हूँ कि मुझे कौन से एग्जाम्पल्स कराने हैं। तो लेट्स जस्ट क्रिएट एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं मतलब कुछ क्वेश्चंस देती हूँ एंड यू ट्राई एंड आंसर दोस क्वेश्चन। बट ओके, परमिटिविटी जब आएगा कॉन्सेप्ट मैं आपको तभी बताती हूँ, ठीक है। चलो लेट्स से मैं स्टार्ट ऑफ विद वेरी बेसिक क्वेश्चन। इतने सिंपल क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट दिस विल एक्चुअली सेट द फाउंडेशन, दिस विल एक्चुअली ले द फाउंडेशन फॉर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास +2 कूलम का चार्ज है और ये +3 कूलम का चार्ज है। एंड बोथ ऑफ दीज चार्जेस ये जो दोनों चार्जेस हैं, दे आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर्स। Let me use a darker color, ठीक है। बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर्स। और मैं अगर बोलूँ तो मैं कह रही हूँ कि लेट्स से मैंने ये जो सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो पूरा सेटअप है, ठीक है, इस सेटअप को मैंने रखा है वैक्यूम में। लेट्स से मैंने इस पूरे सेटअप को प्लेस किया है वैक्यूम में। सो इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब वैसे ऑफ कोर्स लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन ही होगा, वी आर ऑल अवेयर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम? बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे हम सबको पता है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन R², के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। के की जगह आप के को क्या लिख सकते हैं? के को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप दैट मेक्स सेंस। के की वैल्यू क्या होती है? अब दिस विल एक्चुअली अब ये तो उसी बच्चे को पता होगी समबडी हु इज वेरी अटेंटिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 चार्ज कितना है? Q1 की वैल्यू है 2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 कूलम। सो 2 × 3 अपॉन R²। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 9 का स्क्वायर बताना कितना होता है? 9 का स्क्वायर, तो यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9। इसको ऐसे भी लिख दो 9 का स्क्वायर 9 × 9। अब मैं इसको एक्चुअली जब सॉल्व करूँगी, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर दैट आई गेट। 9 से 9 कट गया, यहाँ पर जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जाएगा 2/3 × 10⁻⁹ कूलम्स। सॉरी कूलम नहीं है तो चार्ज, कूलम तो चार्ज होता है, फोर्स तो न्यूटन में होते हैं ना। तो 2/3 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। अब 2/3 को मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2/3 इज नथिंग बट 0.6 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दैट मेड परफेक्ट सेंस टू एवरीबॉडी, ठीक है, सबको समझ आया? ओके, मूविंग ऑन टू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। अब लेट्स से अगेन मेरे पास 2 चार्जेस हैं, सिनेरियो डिफरेंट होगा इस बार। लेट्स से मेरे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। आई हैव 2 चार्जेस, एक है Q1, 1 सेकेंड, ठीक है। मेरे पास 2 चार्जेस है, 1 सेकेंड, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, 2 चार्जेस हैं एंड बोथ ऑफ दीज चार्जेस लेट्स से सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इतना कुछ 2 सिनेरियोज ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 सिनेरियो ले रही हूँ। पहला सिनेरियो है, पहले तो मैं इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दूँ। मैं एक्चुअली इनक्लोज इट इन अ बॉक्स, ठीक है। मैं इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर दूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। ये पूरा सेटअप है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है। यहाँ से मैं 2 सिनेरियोज बना रही हूँ। पहला सिनेरियो है, अब लेट्स से मैं एक्चुअली प्लेसिंग इट इन वैक्यूम, मैं इसे वैक्यूम में प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। और जब मैं इन दोनों इस पूरे सेटअप को लाइक Q1 Q2 चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, व्हेन आई एम प्लेसिंग दिस एंटायर सेटअप इन वैक्यूम, द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इन वैक्यूम इज 6 न्यूटन। द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम इज 6 न्यूटन, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन आई एक्चुअली प्लेस इट इन वाटर, ठीक है। अब नाउ लेट मी एक्चुअली प्लेस इट इन व्हाट, लेट मी एक्चुअली प्लेस इट इन वाटर। अभी तक आई वाज प्लेसिंग Q1 एंड Q2, अभी तक मैं Q1 और Q2 को किस में प्लेस कर रही थी? मैं Q1 और Q2 को प्लेस कर रही थी वैक्यूम में, ठीक है। Q1 और Q2 को प्लेस कर रही थी वैक्यूम में, ठीक है। नाउ लेट मी एक्चुअली प्लेस Q1 एंड Q2 इन वाटर। मैं अब इसको किस में प्लेस कर रही हूँ? वाटर में, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस व्हेन दे आर एक्चुअली प्लेस्ड इन वाटर इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2, if the dielectric constant of water is 2। अब आप बोलोगे मैम वी हैव एब्सोल्युटली नो क्लू, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। सो विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगैन। इसलिए अब नाउ लेट्स एक्चुअली डिस्कस अबाउट व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये परमिटिविटी वगैरह क्या था, ठीक है। सो देखो, परमिटिविटी जैसे कि मैं बताती हूँ, परमिटिविटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। फोर्स जब 2 चार्जेस वैक्यूम में प्लेस थे, अभी तक हम चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस कर रहे थे, ठीक है। तो हम लिख रहे थे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। आई होप दैट मेड सेंस, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये एप्सिलॉन नॉट हम तब लेते हैं जब चार्जेस को हम प्लेस कर रहे थे वैक्यूम में,
ठीक है। बट अब मान लो ऑन चेंजिंग द मीडियम द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी विल डेफिनेटली चेंज। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज परमिटिविटी, अब इतनी से परमिटिविटी चल रहा है, तो बेसिकली परमिटिविटी को बेसिकली हम बोलते हैं परमिटिविटी, इट्स लाइक परमिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो परमिटिविटी इज अ मटीरियल प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल दैट विल एक्चुअली टेल यू हाउ मच अ मटीरियल कैन रेजिस्ट द फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे बिल्कुल समझ, मुझे पता है, ठीक है। मतलब परमिटिविटी होती है जो एक मीडियम में, ठीक है, दैट विल एक्चुअली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। किसी मीडियम की परमिटिविटी अफेक्ट करेगी कि कितना फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में। लेट्स से मेरे पास वेयर्स द मैजिक पेन, मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम दैट विल अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की अफेक्ट करेगी द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ है बिटवीन दीज टू चार्जेस। सो इट बेसिकली, अगर एक्चुअल डेफिनेशन दो तो परमिटिविटी बेसिकली होता है कि हाउ मच अ मटीरियल विल रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट, कि कितना एक मटीरियल रेजिस्ट करेगा द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट, ठीक है। तो मतलब एक, अगर मैं इसको सिंपली समझाऊँ ना, कट एवरीथिंग असाइड, पुट एवरीथिंग असाइड, एक मीडियम विद अ हायर परमिटिविटी, अगर एक मीडियम जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी लेस इफ़ यू कंपेयर इट टू वैक्यूम और एयर। मतलब लेट मी एक्चुअली राइट इट डाउन, समझ ऐसे नहीं आएगा। अब मीडियम लेट्स से विद हायर परमिटिविटी, ठीक है, एक मीडियम है, अब मीडियम विद हायर परमिटिविटी, एक मीडियम जिसकी हायर परमिटिविटी है, ठीक है, एक मीडियम जिसकी हायर परमिटिविटी, एक मीडियम जिसकी परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, जो फोर्सेज होंगी बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, दैट विल बी लेस फोर्स बिटवीन। तो जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी मीडियम की, उतना ही ज़्यादा वो मटीरियल रेजिस्ट करेगा द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट, ठीक है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी एक मीडियम की, उतना ही कम फोर्स होगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, उतना ही कम फोर्स होगा बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, इफ़ यू कंपेयर दैट टू वैक्यूम और एयर, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है, हो गया। तो यानी अगर मैं यहाँ पे मीडियम चेंज करूँगी तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी अगर मैंने मीडियम चेंज किया तो दिस वुड बी फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन अ मीडियम इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब देखो, अब ये एप्सिलॉन मीडियम क्या है, एप्सिलॉन मीडियम इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अभी हम आप तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे। अब हाउ इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, बहुत सिंपल, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आई होप यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रही हूँ मैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम divided by permittivity of free space. Dielectric constant of a medium is nothing but permittivity of a medium divided by permittivity of free space, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मीडियम का, permittivity of the medium divided by permittivity of free space। इतना सबको समझ में आया, permittivity of the medium divided by permittivity of free space, that is dielectric constant, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना सबको समझ में आया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या मैं बोल सकती हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी है जहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को कंपेयर कर रहे हो विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम होता है विच इज़ रिलेटिव या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव या रिलेटिव नॉट रिलेटिव, इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप दैट मेड परफेक्ट सेंस, ठीक है। नाउ हाउ डू यू एक्चुअली रिलेट द टू। देखो इसको लेट मी एक्चुअली 1 सेकेंड, इसको मैं छोटा कर दूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। मैं एक्चुअली पुट इट इन वन कॉर्नर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको लेट मी एक्सप्लेन इट बेटर। अब देखो, जैसे कि मैं बोल रही थी फोर्स, ठीक है। अभी हम कह रहे थे फोर्स बिटवीन द चार्जेस लेट्स से व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम, जो भी वो मीडियम होगा, अगर वो वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन दैट मीडियम ओनली, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इज Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R², यही है। अब एक बात बताइए, यहाँ जो एप्सिलॉन मीडियम है, एप्सिलॉन मीडियम जो है, ये जो एप्सिलॉन मीडियम आपको दिखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्या एप्सिलॉन मीडियम या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को मैं लिख सकती हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कैन आई राइट इट डाउन लाइक दैट? ओ वेल आई कैन, ठीक है। तो मैं इसको लिखती हूँ कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, एप्सिलॉन मीडियम की जगह लिख रही हूँ मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 अपॉन R², ये लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की जगह मैंने क्या लिखा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही लिखा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा प्लीज़ ट्राई एंड पे अटेंशन। अब मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूँ तो मुझे बताना कि वो एक्जैक्टली क्या है। Let me choose a very different color.
आई थिंक द ग्रीन वुड वर्क कि ये देखो, बताओ मुझे ये क्या है जो चीज़ मैंने अभी अंडरलाइन की, व्हाट इज दिस, टेल मी। मैं आपसे पूछूँ तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या है ये? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे प्लेस्ड इन अ मीडियम इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या है ये? कैन यू टेल मी? दिस इज नथिंग बट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे एक्चुअली प्लेस्ड इन वैक्यूम। यही तो होता है, यही तो होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या है ये? दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे एक्चुअली प्लेस्ड इन वैक्यूम। ठीक है, और नीचे क्या बचा? ये डिवाइड में, ये अपना बचा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन अ मीडियम इज नथिंग बट force between the two charges when they're placed in vacuum divided by dielectric constant of the medium. I hope that made sense. अब इस लॉजिक को अप्लाई करके you can actually solve this question. इस लॉजिक को अगर हम अप्लाई करेंगे we can actually arrive at the answer. यहाँ देखो, force between the two charges Q1 Q2 are separated by a distance r when these charges were placed in vacuum. The force between the charges was what was the force between the charges? It was 6 newtons. अब मान लो इन सेम चार्जेस को मैंने किस में प्लेस किया? सेम चार्जेस को मैंने प्लेस किया वाटर में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना है? 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का 2। सो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाता है? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन अ मीडियम इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे वर प्लेस्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, के ऑफ द मीडियम या के ऑफ वाटर, यहाँ पे के ऑफ वाटर, मीडियम क्या? वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। सो व्हाट वाज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे वर प्लेस्ड इन वैक्यूम? इट वाज 6 न्यूटन। नाउ व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर? इट इज 2, सो इट बिकम्स 2 1 2, 2 3 6. So the force between the two charges when they're actually placed in vacuum, when they're actually placed in water, it is 3 newtons. I hope that made so much more sense. इससे शायद आई होप आपको बेहतर समझ में आया, आपको बेहतर समझ में आया हो। ठीक है, सबको समझ में आया ये चीज़। आई हैव रियली ट्राइड फ्रॉम माई एंड कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, उसके बाद शैल वी डू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चन? आई थिंक वी डेफिनेटली शुड। वाई नॉट, आई मीन वाई नॉट। ठीक है, कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ओके, शैल वी डू सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और या फिर नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में we'll start off with this. अभी I think that's it for the video. I don't want to stretch it for too long. I hope basic concepts आपको काफ़ी हद तक समझ ही आए होंगे. We've done a decent bit. ठीक है, introductory class थी, next class will try to ensure कि next class थोड़ी relatively लंबी हो इससे. And yeah, that's it for the video. I hope you really enjoyed it. I had so much fun teaching you guys. I hope you had equal amount of fun in learning, because learning has to be fun, right? That's the intent. That has always been the intent, that to make learning fun. And I hope you had an amazing experience. That's it for the video. This is Dia signing off. Take care.